Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today's video we will know how to make a lesson plan in science. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming videos. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रकरण है विज्ञान एवं इसकी प्रगति। तो साइंस में लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे पाठ योजना संख्या 15। इसका मतलब यह है कि यह आपका 15वां पाठ योजना है, यानी कि यह आपका 15 लेसन प्लान है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना बनाते हो उस डेट को आपको यहाँ पे दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस विषय में आप अपनी पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने विषय में लिखा हुआ है साइंस, यानी कि हम साइंस विषय में पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। बच्चों को पढ़ाने के दौरान आपका जो भी पीरियड होता है, जो भी चक्र होता है, उसी चक्र को आपको उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने चक्र में फर्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा फर्स्ट है, इसलिए हमने चक्र में फर्स्ट को लिखा है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको यहाँ पे कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमने कक्षा में 8th लिखा हुआ है, यानी कि हम 8th क्लास के लिए पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। पाठ्य योजना बनाने के दौरान आपके टीचर, आपके मैम, आपके एग्जामिनर के द्वारा आपको पाठ्य योजना बनाने के लिए जो भी समय दिया जाता है उसी समय को, उसी पीरियड को, उसी टाइम को, उसी ड्यूरेशन को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमने अवधि में लिखा हुआ है 36 मिनट, यानी कि हमने इस पाठ्य योजना को बनाने के लिए 36 मिनट का समय लगाया है इस पाठ्य योजना को कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है विज्ञान एवं इसकी प्रगति। प्रकरण से मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम ही होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं, इसे हम विषय का इंडेक्स, इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस ब्लैक बोर्ड एंट्री में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। यह जो सामान्य उद्देश्य होता है, जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम समान उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम समान उद्देश्य में लिखते हैं। समान उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हम लिखते हैं। एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, जैसे कि आप साइंस की 20 पाठ्य योजना बना रहे हो तो आप अपने साइंस की 20 पाठ्य योजना में यही समान उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा समान उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को विज्ञान विषय की उपयोगिता से अवगत कराना। तीसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट हमारे यहाँ पे है छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों से अवगत कराना। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा हमारा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्रों को विज्ञान क्षेत्र में हुई प्रगति से अवगत कराना। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों को विज्ञान के महत्व को समझाना। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों में विज्ञान की उपयोगिता को समझाना। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे है छात्र विज्ञान के क्षेत्र से अपने विषय के उद्देश्यों को समझ पाएंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारे यहाँ पे है छात्र विज्ञान विषय व उसकी उपयोगिता को अपने शब्दों में व्याख्या कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे है छात्र विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से परिचित हो सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। बच्चों को
पढ़ाने के दौरान जो भी विषय आप बच्चों को पढ़ाते हो, उस विषय में आपको जो भी बच्चों को वो टॉपिक समझानी होती है, क्लियर करनी होती है, डिफ़ाइन करनी होती है, बच्चों को वह ब्लैक बोर्ड पे वह टॉपिक समझाने के लिए आप जिन सामग्री का यूज़ करके बच्चों को वह टॉपिक क्लियर करते हो, डिफ़ाइन करते हो, समझाते हो, उसी को हम सहायक सामग्री कहते हैं। सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो डस्टर, चाक, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी सामग्री आदि। ऐसा आप सहायक सामग्री में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो छात्र विज्ञान व उसके विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति से अवगत हैं, ऐसा आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र अध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। और तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, बच्चों प्राचीन काल में यातायात के कौन कौन से साधन थे? तो छात्र आंसर देते हैं बैलगाड़ी, इक्का, घोड़ा, ऊँट आदि। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, बैलगाड़ी, इक्का, घोड़ा आदि यातायात साधनों का स्थान अब किसने ले लिया है? तो छात्र आंसर देते हैं मोटर, साइकिल, कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, ट्रेन, कार, बस, एरोप्लेन किसकी देन है? तो छात्र आंसर देते हैं ये सब साइंस की देन है, विज्ञान की है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रगति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक, यानी कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। चौथे क्वेश्चन के आंसर के बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हो उद्देश्य कथन। तो पहले मैं बता दूं कि यह उद्देश्य कथन पहले आप लिखते हो उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम विज्ञान एवं नवीन क्षेत्रों से उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम विज्ञान एवं नवीन क्षेत्रों में विज्ञान की प्रगति के विषय में अध्ययन करेंगे, ऐसा आप उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट आप एक लाइन प्रस्तुतिकरण में लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसा आप प्रस्तुतिकरण में लिख सकते हैं। उसके बाद आप व्याख्या करेंगे, जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे विज्ञान एवं प्रगति। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्र अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्र अध्यापक चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाएंगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है, साथ ही मानव जीवन को सुगम बनाया है। विज्ञान एवं तकनीकी के वैज्ञानिक शोध से संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में हुई विस्तार का अध्ययन करेंगे। पहला संचार क्षेत्र। संचार के क्षेत्र में टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट आदि क्रांति के रूप में आए। इसके अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि से सूचनाएं शीघ्र संप्रेषित हो सकता है। दूसरा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का क्षेत्र। तीसरा रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र। चौथा चिकित्सा के क्षेत्र। विभिन्न रोगों की पहचान हेतु MRI
सीटी स्कैन आदि मशीनें उपलब्ध हैं। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप पहला पॉइंट श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में हो रही अनेकों प्रगति के कारण 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का गठन किया गया। दूसरा पॉइंट्स आप लिख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य में, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गॉगरिन। और तीसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। चौथा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हो, भारत की प्रथम महिला कल्पना चावला। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम आप बनाएंगे बोध प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, विज्ञान के द्वारा लाभान्वित क्षेत्रों के कुछ उदाहरण बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं, क्षेत्रों के उदाहरण कृषि क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, संचार क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र आदि। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, संचार क्षेत्र में विज्ञान की देन क्या क्या है। तो छात्र आंसर देते हैं, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर आदि विज्ञान की देन है। उसके बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप फिर से वही सब सारी प्रोसेस को दोहराएंगे। व्याख्या करने के लिए आप फिर से 4 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाएंगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में आप लिखोगे विज्ञान और प्रगति, छात्राध्यापक क्रियाओं के कॉलम में आप व्याख्या करोगे, छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में आप लिखोगे। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप मुख्य पॉइंट्स को लिखोगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र हैं जो नवीनतम प्रगति के शिखर पर हैं। 5वां, कृषि क्षेत्र, विज्ञान के द्वारा कृषि क्षेत्र में काफ़ी सुधार व प्रगति हुई। आधुनिक उपकरणों से खेतों की जुताई में सुविधा हुई। उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों से कृषि क्षेत्र में विज्ञान ने अनेकों क्रांति लाई। हरित क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति आदि। 6ठा, परिवहन क्षेत्र, इस क्षेत्र में भी विज्ञान की वजह से अब मीलों की दूरी चंद घंटों में तय की जा सकती है। नवीनतम तकनीकी के अंतर्गत मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन एवं मोनो रेल तथा वायुयान आदि, साथ ही प्रदूषण कम करने हेतु CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग बढ़ावा दिया। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग बढ़ावा दिया।
व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य में पहला पॉइंट्स आप लिख सकते हो, विज्ञान की प्रगति व तकनीकी की देन से कृषि एवं खाद्यान्न के क्षेत्र में हरित क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति आदि विभिन्न योजनाओं के द्वारा क्रांतिकारी सफलता प्राप्त हुई। दूसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आज विज्ञान ने मानव के श्रम, समय व पैसे की बचत के अवसर उपलब्ध कराए। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोध प्रश्न का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्र अध्यापक क्रियाओं का कॉलम, तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। बोध प्रश्न के कॉलम में आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। छात्र अध्यापक क्रियाओं के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, विज्ञान के द्वारा कृषि क्षेत्र में कौन सी क्रांति हुई? तो छात्र आंसर देते हैं, कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति उत्पन्न हुई। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, परिवहन के क्षेत्र में प्रदूषण कम करने हेतु यातायात के साधनों में क्या प्रयोग किया जाता है? तो छात्र आंसर देते हैं, प्रदूषण कम करने हेतु यातायात के साधनों में CNG का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आप छात्रों को गृह कार्य दोगे। गृह कार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, विज्ञान के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति को पढ़कर आएंगे। ऐसा आप छात्रों को गृह कार्य दे सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को कमेंट करिए, शेयर करिए और आप कमेंट करके हमको बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया। मैंने इस पाठ्य योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ पे मैंने आपको ट्विटर लिंक, ब्लॉगर लिंक और ड्राइव लिंक, तीनों लिंक आपको वहाँ पे इस पाठ्य योजना की दे रखी है। आप वहाँ से लिंक को डाउनलोड करके पाठ्य योजना को देख सकते हो। पाठ्य योजना में अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी क्वेश्चन आपसे मुझे पाठ्य योजना से रिलेटेड पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपके क्वेश्चन पूछे गए और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को आप रिप्लाई कमेंट सेक्शन में दूंगी। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द ही मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।